Assalamu alaikum dear viewers. I hope you all will be fine. Dear viewers, क्रैकर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनव्वर शहजाद और आज हम जनरल साइंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको इस चैनल पे पाक स्टडी, इंग्लिश, मैथ और जितनी भी पॉसिबल डायमेंशंस हैं जिन पे एमसीक्यू पीपीएससी में पूछे जाते हैं उन पे हम एक सीरीज जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जनरल साइंस की ये सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैं आज आपसे 25 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। डियर व्यूअर्स, स्ट्रेटेजी पहले भी आपसे काफी दफा डिस्कस कर चुका हूं मैं। स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि हम पीपीएससी के जो पास पेपर्स हैं उनमें से मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज कलेक्ट करते हैं और फिर हर एक एमसीक्यू को हम डिटेल से आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि एक एमसीक्यू अगर आपके सामने आता है तो आप अगर उसी एक एमसीक्यू को रट लेते हैं तो मेरे ख्याल में वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए साबित नहीं होता जितना कि उस एमसीक्यू की तमाम पॉसिबल डायमेंशंस को आप जो है अच्छी तरह से अगर इवेल्युएट कर लेते हैं तो फिर वो एमसीक्यू आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। डियर व्यूअर, स्टार्ट करते हैं अपना ये जो सीरीज है, इस वीडियो का पार्ट 1 है इस सीरीज का। तो इसका एमसीक्यू नंबर 1 आपके सामने है। डियर व्यूअर, एमसीक्यू नंबर 1 है कि केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। देखिए, केमिकल फार्मूला आपके सामने है। जहां जहां कुछ चीजें जो है वो कंसेप्चुअली आपसे जो है वो डिस्क्राइब करने वाली होंगी वो करूंगा, और जहां जहां पे बातें सिंपल होंगी जरा मैं फास्टली लेके चलूंगा। तो केमिकल फार्मूला जो है वाशिंग सोडा सोडा का आपके सामने है Na2CO3। आपके पास इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका मतलब वाशिंग सोडा का जो दूसरा नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर उसने एक दफा पेपर में जो है वो वाशिंग सोडा पूछा है तो वो नेक्स्ट टाइम सोडियम कार्बोनेट भी पूछ सकता है, तो हमें इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट, केमिकल फार्मूला आपसे आपके सामने जो है वो मेंशन कर दिया। वाशिंग सोडा जो है ये हम इसको यूज करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट के तौर पे, इंडस्ट्रीज में भी और हाउस होल्ड में भी। तो आपने इसको भी याद रखना। 3 बातें: एक, वॉशिंग सोडा का आपने केमिकल फार्मूला याद रखना है, फिर आपने इसका केमिकल नेम याद रखना है, और फिर आपने वॉशिंग सोडा के एक दो यूजेस याद रखने। हमारे पास डियर व्यूअर नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच सोर्स इज नॉन रीन्यूएबल। देखें, इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखें, रीन्यू का मतलब क्या है? रीन्यू मतलब एक चीज है, आप उसको यूज करते हैं और उसको बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास जैसे एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है, जैसे आप एक बोतल लेके आते हैं तो उसके उसके ऊपर मेंशन किया होता है रिसाइकल मी। अब उस बोतल को दोबारा से रिसाइकल किया जाता है, रीन्यू किया जाता है। मतलब जो चीज बार बार इस्तेमाल की जाए उसे हम रीन्यूएबल कहते हैं। कैसे? अब चूंकि सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात हो रही है तो हमारे पास डियर व्यूअर सन जो है, सन इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोलर एनर्जी हमारे पास है, जो जियोथर्मल एनर्जी है ना, स्टार्ट से है और पत्नी जो है वो आपके पास जब तक इस कायनात का वजूद है तब तक आपके पास होगी। इसी तरह विंड एनर्जी है। डियर व्यूअर्स, हम विंड से शोमी किस्मत है कि हम जो है वो उससे इतना ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे, बल्कि कर ही नहीं रहे। तो वो आपके पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम पीछे लगे हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज पे। क्या मतलब? कोल है, आपने एक दफा यूज कर लिया, खत्म हो गया, दोबारा रीन्यू नहीं किया जा सकता। नेचुरल गैस है, ऑयल है, न्यूक्लियर एनर्जी है। ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको आप बार बार यूज है नहीं कर सकते। और इसीलिए हमारे पास जो है एक टाइम ऐसा आ सकता है कि जब एनर्जी का यहाँ पे जो है एक फुकदान जो कि हम अभी से देख रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? नॉन रिन्यूएबल वो है जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते,
those sources of energy which can be used only for one time, और renewable which can be used again and again। तो इनको, ये जो ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, इनको हम कलेक्टिव कह देते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो आपको अगर इंडिविजुअल मिल जाए फिर भी ठीक है, और अगर कलेक्टिव कहे तो आपके पास इन्हें क्या कहते हैं हम, फॉसिल फ्यूल्स। तो आपने अच्छी तरह से रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में जो है वो डिफरेंस अपने पास कहीं नोट करके रख लेना है। नेक्स्ट, किडनी स्टोन इज काज्ड ड्यू टू, आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से जो है किडनी स्टोन जो है ये क्रिएट होता है। तो आपने याद रखना है। तो इसके बारे में जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो मैंने ऐड कर दी है। नेक्स्ट, विच मशरूम, जिसको हम वैसे अपनी जबान में तो खुम्बी कहते हैं, इज नॉट जो है वो एडिबल। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है अमृता, फेलॉइड्स। तो ये एडिबल नहीं है, और जो बाकी हैं ये सारी के सारी एडिबल है। यहाँ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये जो ऑस्टर है ये जर्मनी में इसको जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। इस तरह जो है आपके पास सट्रा मशरूम है, इसको भी कहाँ कहाँ कल्टीवेट किया जाता है वो भी मेंशन कर दिया है। तो बाकी जो है ये एडिबल हैं, और ये जो आपके पास ऑप्शन अल्फा है ये नॉन एडिबल में जो है वो इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, हीमोडायलिसिस क्लीन क्या क्लीन करता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास ये ब्लड को क्लीन करता है, और जो क्लीन करता है हम उसको जो है वो यहाँ पे डायलिजर कहते हैं। सिंपली ये ब्लड को जो है वो यहाँ पे क्या करता है, क्लीन करता है। नेक्स्ट, आपके पास लाउड स्पीकर वॉइस इंक्रीजेस ड्यू टू, देखिए दो चीजें आपने याद रखनी है। आपने अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो जो लाउड स्पीकर है उस उसकी जो वॉइस है उसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, मतलब उसकी लाउडनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है, मतलब उसकी बुलंदी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो आप उसके लिए आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा हायर एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब आपने उसकी वेवलेंथ को डिक्रीज किया, तो उससे उसकी जो साउंड है वो साउंड जो है वो बारीक हो जाएगी, वो शार्प, उसमें शार्पनेस आ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वॉइस ऑफ वुमन इज मोर श्रिलर देन दैट ऑफ मैन, कि औरतों की आवाज मर्दों की आवाज की निस्बत बारीक क्यों होती है? उसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि औरतों की आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है और बच्चों की आवाज की फ्रीक्वेंसी वो मर्दों की निस्बत ज्यादा होती है, तो इसलिए उनकी आवाज बारीक होती है। अगर ये पूछा जाए कि पिच को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो देन आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होगा। और अगर ये पूछे कि लाउडनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो फिर आपके पास जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो आपके पास हायर एम्पलीट्यूड होगा। ये दोनों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर दी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन में ज्यादा रीड ना करूं, आप उसको खुद रीड करेंगे, मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। कुकिंग गैस इज आल्सो कॉल्ड, कुकिंग गैस, देखें अब यहाँ पे चूंकि दोनों ऑप्शन मेंशन थे, अदरवाइज आप याद रखें ब्यूटेन और प्रोपेन, इन दोनों को कुकिंग गैस के तौर पे जो है वो यूज किया जाता है क्योंकि दोनों ही फ्लेमेबल होती हैं। अब आपके पास द गैस वी यूज इन द किचन, इसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, एलपीजी। याद रखिएगा, ये आपसे जो है वो कहीं कहीं आपके पास जो एमसीक्यू आता है एब्रीविएशन बेस्ड, आपसे वहां पूछा जा सकता है कि एलपीजी स्टैंड फॉर, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर ये दोनों गैसेज हैं, प्रोपेन भी है और ब्यूटेन भी है, ये याद रखना है। एलपीजी का आपने एब्रीविएशन याद रखना है। दोनों को कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि इसमें आपको बातें जो है वो सीखने के लिए ज्यादा सारी मिलेंगी। क्या एमसीक्यू है कि द एस्केप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस, एस्केप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस क्या कहलाता है? ये एस्केप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस, तो आपके पास ये कहलाता है एवेपोरेशन। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर लें कि एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों जो प्रोसेस हैं ये लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना होता है, लेकिन एवेपोरेशन जो है ये एक सरफेस फिनोमिना है। एवेपोरेशन जस्ट किसी भी आपके पास कोई भी बॉडी है उसकी सरफेस से होती है, और वेपोराइजेशन जो है वो होल लिक्विड में से होती है। नंबर 2, एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है,
देखिए आप सर्दियों में कपड़े जो है वो वॉश करके खुश्क जो है वो होने के लिए डाल देते हैं, तो आपके पास कपड़े सर्दियों में भी खुश्क होते हैं। इसका मतलब एवेपोरेशन के लिए, हाँ ये है कि फैक्टर है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ेगा, बट एवेपोरेशन जो है डिपेंडेंट नहीं है टेम्परेचर पे। ये नहीं है कि टेम्परेचर नहीं होगा तो एवेपोरेशन होगी नहीं, ऐसा नहीं है। एवेपोरेशन कैन अकर एट ऑल टेम्परेचर, इसके लिए कोई फिक्सेशन नहीं है, इसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। हाँ डिपेंड है, मैंने शायद बोला डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड है लेकिन कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। वेपोराइजेशन में क्या होता है, इस केस के अंदर आपको 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। 100 डिग्री पे जब आप लिक्विड को लेके जाएंगे तब जाके वेपोराइजेशन स्टार्ट होगी। और वेपोरेशन कैन अकर एट एवरी टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर। और ये एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना, यहाँ पे देखें वर्ड सरफेस यूज हुआ है। और जो वेपोराइजेशन है ये होल लिक्विड में से होती है। सब्लिमेशन क्या है आप ये देख लें कि सॉलिड का जो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाना है विदाउट बिकमिंग जो है वो लिक्विड, जैसे ड्राई आइस वगैरह होती है, ड्राई आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है और डायरेक्ट किस में जा रही होती है, गैसियस स्टेट में, लिक्विड में उसकी कन्वर्जन होती नहीं है। तो आपने सब्लिमेशन को अच्छी तरह से देख लेना है। एंड नेक्स्ट आपके पास एवेपोरेशन क्या है, इसको आपने देखना है, डेफिनेशन मैंने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट कंडेंसेशन, कंडेंस होने से है, इसमें क्या होता है, इसमें वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कोल्ड सोडा वगैरह। और फिर वेपोराइजेशन की डेफिनेशन भी यहाँ मैंने मेंशन कर दी है, ये भी लिक्विड का वेपर में जाना है, वेपोरेशन भी लिक्विड का वेपर में जाना है, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया है। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि ल्यूमिनस बॉडीज कौन से होते हैं, तो वेरी सिंपल, ऐसे बॉडीज जो लाइट इमिट करते हैं, जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारा सन है, और हमारे घरों में होने वाला यूज होने वाला बल्ब भी इसी के एग्जांपल है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन ह्यूमन इज, कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो ये हमारे पास यूरिया है, इसको भी आपने सिंपली याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कूलिंग द रेफ्रिजरेटर। देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिले, बल्कि इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं जो यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं। CFCs भी हो सकती हैं, HCFCs भी हो सकती हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो सकते हैं, और HFCs भी हो सकती हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि जस्ट हम जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs को ढूंढते रहें और HFCs को क्लिक ना करें या HCFCs को क्लिक ना करें, तो आपके पास ये देख लें ये तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ डियर व्यूअर, 12 MCQs। नंबर 12, विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार। देखें कार की जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें कनकेव मिरर का यूज करते हैं। रीजन क्या है, याद रखिएगा ये जो कनकेव मिरर है ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, ऐसा मिरर जो रेज को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा दे, मतलब रेज हम उस पे फॉल करवाएंगे और फॉल करवाने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो आपको किसी एक पॉइंट पे सारी रेज जो है वो फोकस्ड होती नजर आएंगी, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और हमारे पास जो कन्वेक्स है डियर व्यूअर्स, इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसके ऊपर रेज फॉल करवाते हैं तो ये रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर देता है। और कनकेव की शेप कैसी होती है, कन्वेक्स कैसा होता है। डियर व्यूअर्स, आप जो है वो एक चम्मच उठा लें, एक स्टील का चम्मच ले लें, अगर उस चम्मच की जो अंदर बल्जिंग एरिया है उसको सीधा करके देखें आप अपने सामने, तो वो उसका जो अंदर कर्व्ड सरफेस जो हम खाने के लिए जो सरफेस यूज करते हैं वो कनकेव है, और जो उसकी आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स है। शेप से भी याद रख लें, जिसकी इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो कनकेव होता है, और जिसकी आउटर कर्व्ड सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो वो आपके पास कन्वेक्स होता है। अब नेक्स्ट जो है डियर व्यूअर्स, अब यहाँ पे देखना है कि हम कनकेव क्यों यूज करते हैं। देखिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी की जो लाइट्स हैं, कार की जो लाइट है, वो फोकस्ड होकर एक बीम की फॉर्म में जाए, ना कि वो डाइवर्ज हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं वहां पे कनकेव मिरर का यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा वहां तो आप कनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करें,
लेकिन गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं, डियर व्यूअर्स याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कब? जब साइड मिरर की बात होती है। क्योंकि साइड मिरर पे कन्वेक्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कन्वेक्स जो है ये वहां पे जो व्यू है उसको इंक्रीज कर देता है। मतलब आप एक ही लम्हे देख लें, इतना सारा पीछे मंजर जो है सारा क्लियर आपको दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, बहुत छोटी इमेजेस बनाता है। तो छोटी इमेज बनाने की वजह से आपको ज्यादा व्यू जो है वो ये क्लियर करके दिखा सकता है। इसलिए आपके पास लार्जर फील्ड व्यू के लिए हम इसको यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर को जो है वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, शॉपिंग मॉल वगैरह में भी। किसके लिए? फॉर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ताकि ज्यादा चीजों को जो है वो एक ही टाइम में जो है वो अच्छी तरह से देखा जा सके। तो इसकी पॉसिबल जो डायमेंशन थी वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर दी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? व्यूअर्स एसआई यूनिट तो जो आपके पास टेम्परेचर का है वो केल्विन है, सेंटीग्रेड भी इसी का यूनिट है और फ़ारेनहाइट भी इसी का यूनिट है। अब याद रखें कि हमारे पास जब भी आपने टेम्परेचर की बात करनी है तो कम से कम आप दो टेम्परेचर तो याद रखेंगे। एक रूम टेम्परेचर, एक यहां मैं कहीं मेंशन कर देता हूं, रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर जो है, अब चलें ठीक है, ये तो हमने याद रख लिया कि जी रूम टेम्परेचर की बात करनी है हमने। लेकिन रूम टेम्परेचर के साथ साथ अब आपको ये भी याद रखना है कि रूम टेम्परेचर किस स्केल के अंदर याद रखा जाएगा। रूम टेम्परेचर जो है, सॉरी, रूम टेम्परेचर किस स्केल पे? आपको तीनों स्केल पे याद रखना पड़ेगा। देखें यहां फर्ज करें हम एक लिख देते हैं 27 यहाँ पे डिग्री, 27 डिग्री में लिखते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड भी लिखते हैं, डिग्री भी लिखते हैं। अब ये रूम टेम्परेचर है, 27 भी लिया जाता है, 25 भी लिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, अब आपके पास इसको आपने केल्विन में भी कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है। देखें इसी तरह आप यहाँ पे मेंशन करें, आप यहाँ पे जो है वो अपना क्या करें, बॉडी टेम्परेचर ले लें 37 डिग्री, वो भी आपको नोट करना होगा और वो भी फिर तीनों स्केल में आपको देखना होगा। तो इसके लिए देखिए जब एमसीक्यू पूछेगा आपसे लाजमन डिग्री तो नहीं पूछेगा, कभी केल्विन में पूछ लेगा। अभी अभी आप इसमें केल्विन की बात करें तो ये 300 केल्विन बनता है। ठीक है, आप बॉडी टेम्परेचर केल्विन की बात करें तो वो 310 केल्विन बनता है। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है कि आपने आपसे किस स्केल में पूछा गया। स्केल के लिए मैंने आपके सामने फार्मूलाज मेंशन कर दिए हैं। इसकी एक और भी ट्रिक होती है, लेकिन चूंकि वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं है शॉर्ट टाइम में, और वैसे भी जिनका बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए मुश्किल भी होगी। अब इस केस में क्योंकि सब्जेक्ट का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, मैंने यहाँ पे फार्मूलाज मेंशन कर दिए कि अगर आपके पास वैल्यू जो है वो डिग्री में हो और आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, डिग्री में एग्जिस्ट कर रही है पहले वैल्यू, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या करें, 273 ऐड कर दें। तो इसका तो आप उलट करेंगे तो ये कन्वर्जन हो जाएगी। फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू गिवन हो और आपने इसे डिग्री में करना हो तो आपने क्या करना है, 5/9 इंटू F-32। और अगर फ़ारेनहाइट में डिग्री में हो और फ़ारेनहाइट में जाना हो तो इस 5/9 इधर जाके 9/5 हो जाएगा और 32 इसमें प्लस हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या करना है, इस केस में F-32 इंटू 5/9 है, इधर क्या होगा, C9C/5 होगा और आगे अलग से +32 होगा। इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है। याद रखिएगा केल्विन की डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का फार्मूला नहीं है। अगर आपको केल्विन में दिया है आप पहले सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें और फिर आप जाएंगे किस में, फ़ारेनहाइट में। तो याद रखें ये जो आपके पास कन्वर्जन हैं ये आपको आना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप कन्वर्जन कर लेते हैं तो फिर अगर कोई भी टेम्परेचर पूछा जाता है किसी और स्केल में जाना है तो आप इजीली वहां पे बता सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू डियर व्यूअर्स, द मोस्ट अबंडेंट मेटल, हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम है। याद रखिएगा क्रैमिंग का क्वेश्चन है और एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन एल्यूमिनियम आपको जो है वो इंडिविजुअली जो है वो एग्जिस्ट फ्री जो है एग्जिस्ट नहीं करती नेचर के अंदर, ये कंपाउंड की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, देखिए जब इलेक्ट्रॉन की बात की अगर आप ये जो थॉमसन पढ़ के चले जाएंगे तो ये इसका जो है आपको फायदा नहीं, क्योंकि आपने एक पढ़ लिया। अब अगर वो ये पूछ ले कि ये जो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया बताएं कब किया, तो आपको ये भी याद रखना होगा, ये भी याद रखना होगा कि आपके पास जे थॉमसन, यूसुफ जॉन, एक तो ये याद रख ले। फिर अक्टूबर 1897 के अंदर इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब
जब रदरफोर्ड का नाम आया खड़ा तो ये भी देखना होगा रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्डस्टाइन ने क्या किया। और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आ गई तो हमारे पास 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर आपको बाकी का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पे तो नहीं आएगा ना, प्रोटॉन पे पूछ सकता है, न्यूट्रॉन भी पूछ सकता है, और इनका काम भी पूछ सकता है रदरफोर्ड और गोल्डस्टाइन का। तो इसलिए प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, और 1917 में इसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। और यही रदरफोर्ड ही था जिसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या किया, 1911 में न्यूक्लियस को भी इसी ने डिस्कवर किया था। देखें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई, किसने की, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, कब किया, फिर प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया और कब किया। अब न्यूट्रॉन की बात भी कर लेनी चाहिए। तो न्यूट्रॉन को 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है वो क्या किया, डिस्कवर। आपकी यहाँ पे 4-5 एमसीक्यू बन गए। नेक्स्ट गोल्डस्टाइन का वर्क देख लें, इसने 1886 में जो है वो न्यू रेडिएशंस की जो है वो वहां पे डिस्कवरी की कि ये रेडिएशन, और उनको इसने कैनाल रेज का नाम दिया, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। और यही रेडिएशन ही बाद में जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो प्रोटॉन था उसकी डिस्कवरी का भी बायस बनी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जिसमें आपने ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, 16 एमसीक्यू है। इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो बस अपने इख्तिताम को है। यहाँ इस पार्ट के अंदर हम 25 एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं लगती तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर अच्छी लगती हैं तो ये अच्छा काम जो है अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इसको जो है वो अच्छी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डियर व्यूअर्स, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास वुड बी। देखिए, अब ये एमसीक्यू जो है ना, ये भी बैकग्राउंड वाला एमसीक्यू है, जिसका फिजिक्स का बैकग्राउंड है वो इसको बता सकता है, लेकिन मैं आपको सिंपली बता दूं। याद देखिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने नाम सुना होगा आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन का जो है वो एक बड़ा ही ये फन पारा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसमें आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि आपके पास जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो फिर वो मैस, वो टाइम, वो लेंथ, जिसको हम एब्सोल्यूट माना करते थे, जिसको हम एब्सोल्यूट मानते थे, हम कहते थे कि मैस कहीं भी चले जाए चेंज नहीं होता, टाइम कहीं भी चले जाए चेंज नहीं होता, बॉडी की लेंथ चेंज नहीं होती। लेकिन आइंस्टाइन साहब फरमाते हैं कि अगर आपने मूव करना शुरू कर दिया विद स्पीड ऑफ लाइट, जो कि इम्पॉसिबल है, तो फिर क्या होगा, आपका मैस चेंज होगा। अगर अप्रोचेज स्पीड ऑफ लाइट की भी बात कर ले, फिर विद स्पीड ऑफ लाइट पे भी जाते, मैस चेंज हो जाएगा। आइंस्टाइन साहब, मैस के साथ क्या बनेगा, कहते हैं आपका मैस डायलेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका मैस इंक्रीज करेगा जब आपकी बॉडी की जो स्पीड है, आप मूव कर रहे हैं अप्रोचेज टू स्पीड ऑफ लाइट। टाइम के साथ क्या होगा, कहते हैं टाइम भी इंक्रीज करेगा, यहां मैस की वेरिएशन होगी, टाइम डायलेशन होगी, और क्या होगा, कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन होगी। ये 3 फिनोमिनाज होंगे। मतलब बॉडी की स्पीड बढ़ाते जाएं, उसका मैस बढ़ता जाएगा, उसका टाइम इंक्रीज कर जाएगा, उसकी लेंथ कंट्रैक्ट होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर हमारे ऊपर से कहीं से जो है वो जहाज गुजरता है, अगर उसकी स्पीड कम हो तो आपको बड़ा सारा दिखाई देता है, लेकिन अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो तो आपको छोटू सा दिखाई देता है। रीजन, रीजन बहुत सिंपल है, जितनी चीजें स्पीडली मूव कर रही होती हैं आपको छोटी दिखाई देती हैं। अभी तो स्पीड कुछ भी नहीं है, आपने जाना कहाँ है, 3 × 10⁸ पे जाना है। इसलिए आपके पास, हमें वैसे डेली लाइफ में ये चीजें ऑब्जर्व नहीं होती क्योंकि स्पीड बहुत कम है, लेकिन जब यही बॉडीज स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोचेस उसके करीब करीब चले जाते हैं, जो करीब जाना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो वहां पे जाके ये 3 फिनोमिना होते हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। क्या, टाइम बढ़ जाता है, मैस बढ़ जाता है, लेंथ कम हो जाती है। इनके फार्मूलाज भी हैं, लेकिन मैं उसमें जाऊंगा तो आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए अब ये कब था, जब स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब गए थे। इसने कहा जब बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे तो भाई मैस इतना बढ़ेगा कि इनफाइनाइट हो जाएगा, टाइम इतना बढ़ेगा कि इनफाइनाइट हो जाएगा, लेंथ इतनी कम होगी कि लेंथ यहाँ पे 0 हो जाएगी। इस एमसीक्यू को आप अच्छी तरह से देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू डियर व्यूअर्स,
पावर हाउस ऑफ लिविंग सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, सिंपल एमसीक्यू है, इसको आप देख लें, और डिटेल मैंने मेंशन की है, इसको भी आप एक पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी व्हेन एक्सपेंडेड कन्वर्ट। न्यूक्लियर एनर्जी जो है जब एक्सपेंड होती है तो ये कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी के अंदर। आप देखते हैं कि हमारे पास जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो न्यूक्लियर एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो रही होती है यहाँ पे थर्मल के अंदर। जैसे हमारे पास रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, और फिशन में क्या होता है, टूटना होता है। तो जब ये कोई भी एक बड़ा न्यूक्लियाइड टूट के छोटे न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाता है, देयर वीवर, ये फिशन रिएक्शन है। और अगर छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं, फ्यूज से निकला है फ्यूजन रिएक्शन। और फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, सन की कोर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है डियर व्यूअर्स, वो है फ्यूजन रिएक्शन। हम आगे चलते और हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो लेजर डिवेलप किसने की, फर्स्ट वर्किंग लेजर थियोडोर मैमन ने। कब की, ये भी आप देख सकते हैं 1916 में, 1960 में इसने डिस्कवर की। और फिर कहाँ की, क्या आपके पास जो रिसर्च सेंटर था कैलिफोर्निया में, उसका उसकी भी डिटेल यहाँ पे गिवन है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, जो डिटेल है वो आपने पढ़ लेनी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नेक्स्ट अगेन, डियर व्यूअर्स, द डिजीज स्प्रेड अराउंड द ग्लोब इज टर्म्ड एज। वो डिजीज जो पूरे ग्लोब पे फैल जाए, ऐसी डिजीज को आप क्या कहते हैं। देखिए आपके पास तीन चार चीजें हैं जो आपने अच्छी तरह से यहाँ पे देखनी है। देखिए, एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, और एक होता है आपके पास पेंडेमिक, जो जिसका शिकार अभी हम भी हुए थे। एंडेमिक क्या होता है, ये डियर व्यूअर्स उस बीमारी को रिप्रेजेंट करता है जो किसी एक रीजन में या किसी एक पॉपुलेशन के अंदर परमानेंटली एग्जिस्ट करती है। जैसे मलेरिया है, तो इसका मतलब मलेरिया जो है ये एंडेमिक की एग्जांपल है, ये परमानेंटली एक रीजन के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। एपिडेमिक क्या होता है, ये होता है आउटब्रेक, मतलब किसी बीमारी का अचानक से जो है वो फूट पड़ना, लेकिन इसकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है। मतलब ये है तो आपके पास आउटब्रेक ही है, जैसे कोरोना हुआ था, लेकिन इसका जो स्प्रेड है वो छोटे रीजन तक होता है, सेवरल कम्युनिटीज तक जा सकता है। जैसे स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, येलो फीवर है, तो ये आपके पास किस में आता है, एपिडेमिक के अंदर। लेकिन पेंडेमिक क्या होता है डियर व्यूअर, ये भी आउटब्रेक है, किसी बीमारी का अचानक से जो है वो निकलना, लेकिन इसका ये जो आउटब्रेक है ये ग्लोबल लेवल पे फैल जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेंडेमिक बोलते हैं। और कोरोना इसकी यहाँ हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट डियर व्यूअर, कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो ये हम पहले कर चुके हैं, प्रोपेन और यहाँ पे ब्यूटेन होगा, तो ये पहले हो चुका है, तो लिहाजा इसको जो है आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट की जो साइंटिफिक कल्टीवेशन, इसका नाम क्या है साइंटिफिक, तो आपके पास हॉर्टिकल्चर होगा। अब हॉर्टिकल्चर के साथ साथ जो बाकी यहाँ पे ऑप्शन जो मेंशन थे वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे हैं। हॉर्टिकल्चर के साथ साथ एपीकल्चर है, बीज वगैरह के लिए, ये आपने देख लेना है, इसकी डिटेल यहाँ मेंशन की है, एपीकल्चर। और फिर आपके पास है यहाँ पे सेरिकल्चर, ये जो सिल्क वॉर्म्स वगैरह है इनकी जो आपके पास ग्रोथ के लिए, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से देख लेना है। इन तीनों को यहाँ पे डिस्क्राइब है कर रखा है, सिल्क वॉर्म वगैरह के लिए सेरिकल्चर, फिर बीज वगैरह के लिए जो है हमारे पास एपीकल्चर, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए लॉन ग्रास वगैरह के लिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारे पास हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ कैमरा इज एनालॉगस टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई, कि इंसानी आंख के अंदर जो वैसे जो कैमरे के अंदर जो हमारे पास इंसानी आंख के अंदर जो रेटिना है वो कैमरे के किस पार्ट की तशबीह है, मतलब जो वर्क इंसानी आंख में रेटिना करता है तो कैमरे के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेम रोल प्ले करता है, तो डियर व्यूअर्स वो आपके पास फिल्म है जो कि रेटिना का जो है यहाँ पे रोल प्ले करती है। इमेज हमारे कैमरा के अंदर फिल्म पे बनती है, और ह्यूमन आई के अंदर इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है। 24 एमसीक्यू डियर व्यूअर, सिंपल था, इसकी एक्सप्लेनेशन मेंशन नहीं की। चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट की वजह से। एंड लास्ट एमसीक्यू कि व्हाई नोबल गैसेस आर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव इसलिए होती हैं डियर व्यूअर्स, कोई भी आपके पास रिएक्ट तब करता है, कोई भी आप एलिमेंट ले लें, जब उसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट ना हो, उसको कंप्लीट करने के चक्कर में उसको किसी और से शेयरिंग करनी पड़ती है
किसी और से रिश्तेदारी करने के बाद अपने आप को कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन अगर ऑलरेडी उसका बैलेंस शेल कंप्लीट है तो किसी से उसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए नोबल गैसेस जो है वो लेस है रिएक्टिव होती है। डियर व्यूअर्स, आज के सीरीज के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे 25 एमसीक्यू डिटेल के साथ डिस्कस किए। अगर आपको कोई बात इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको समझ आई तो आप जो है अपने अच्छे ख्यालात का जो है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में इजहार भी करें। आपकी अप्रिसिएशन जो है हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट के तौर पे काम करती है। तो अगर किसी किस्म के आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। नंबर नीचे इसी पेज पे जो है वो इसके फुटर में मेंशन है, आप जो है हमारे से रब्ता कर सकते हैं किसी किस्म की कंफ्यूजन के लिए। व्हाट्सएप नंबर वहां पे गिवन है। और मैं पार्ट 2 यहाँ आपके सामने प्रेजेंट करने तक आपसे इजाजत चाहूंगा। तब तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।